एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पाठ्यक्रम का आधार करने वाले हैं कि बेस ऑफ करिकुलम। और अभी एक चीज़ आप लोग याद रख लीजिए कि जितना भी लेक्चर अभी करवाया जा रहा है, जितना भी लेक्चर अपलोड किया जा रहा है, सारा का सारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एटलीस्ट, कहने का मतलब ये है कि मिनिमम आपको एग्ज़ाम हॉल पहुंचने से पहले आपको एटलीस्ट इतना क्वेश्चन कर लेना। इतना क्वेश्चन भी अगर आप कर लोगे तो आपका अच्छा मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आपको एटलीस्ट, अगर आप पूरा बुक भी नहीं करते हो, पूरा सिलेबस अगर आप नहीं किए हो, तो एटलीस्ट जितना भी यहाँ पे हर पेपर का अपलोड किया गया, अगर आप उतना भी कर ले रहे हो तो आपके लिए इनफ है। मतलब वो कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि जहाँ आप कुछ नहीं करके अगर आप वहाँ इतना भी करके चले गए तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग समझेंगे पाठ्यक्रम का आधार। अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पाठ्यक्रम समझ चुके हैं, देन हम लोग सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस समझे। अब हम लोग समझेंगे करिकुलम का बेस ऑफ करिकुलम कि क्या बेस है। ठीक है, लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम का आधार मानव जीवन में शिक्षा का अद्वितीय महत्व है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। शिक्षा के अभाव में मानव का पाना असंभव होगा। ठीक है, शिक्षा के अभाव में मनुष्य केवल प्राणी मात्र रह सकता है। बिल्कुल सही बात है, अगर व्यक्ति शिक्षा नहीं लिया है तो व्यक्ति सिर्फ प्राणी मात्र ही है। मानव या इंसान नहीं, शिक्षा प्राप्त करके ही व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है। शिक्षा एक जटिल एवं व्यापक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलते रहती है। जो शिक्षा है वो जटिल और एक व्यापक प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत क्या होती है, चलती रहती है। अध्ययन की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम के निम्नलिखित आधार है। ये याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाठ्यक्रम का कौन कौन सा आधार है। पहला आधार है दार्शनिक आधार है, दूसरा आपका मनोवैज्ञानिक, तीसरा ऐतिहासिक, सामाजिक और वैज्ञानिक। तो ये है पहला कौन सा है, दार्शनिक है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोलती हूँ ना, आप लोग भी अपने मन में रिपीट करो, तब जाके आपको और अच्छे से याद होगा। पहला क्या है, दार्शनिक है। ठीक है, समझ गए कौन सा है, दार्शनिक है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक, कौन सा, मनोवैज्ञानिक। थर्ड है ऐतिहासिक, फोर्थ है सामाजिक एंड फिफ्थ है वैज्ञानिक। और जो दार्शनिक है ना वो फिर से डिवाइड है, और ये दार्शनिक तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आधार में। ठीक है, कि जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, मतलब आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म। ठीक है, और प्रैग्मेटिज्म ये अगर आधार में देखेंगे, दार्शनिक आधार में, तो प्रैग्मेटिज्म और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखो, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये सब में ना स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब टॉपिक में। ठीक है, कि आपको प्रैग्मेटिज्म पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको दार्शनिक आधार स्पेशली आपको पॉइंटेड किया जा रहा है, तो ये सब इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं पहला जो हमारा है दार्शनिक आधार। प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक अरस्तु के अनुसार, प्रसिद्ध विद्वान और जो दार्शनिक थे अरस्तु, उनके अनुसार दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। फिक्टे के शब्दों में याद रखना, क्योंकि फिक्टे वाला आता है एग्जाम में। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। दर्शन किसका विज्ञान है, ज्ञान का विज्ञान है। ठीक है, यस। तो क्या है कि उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि दर्शन शास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। जो दर्शन शास्त्र की जो प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है, तथा दर्शन का संबंध मानव जीवन की अनुभूतियों से है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा अगर आप दर्शन पेपर 2 में पढ़े होंगे, मैंने दर्शन का लेक्चर भी अपलोड किया है, अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा पेपर दर्शन के बारे में समझे होंगे तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, इस चीज़ को कनेक्ट। क्योंकि देखिए बीएड ऐसा है ना, बीएड इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल। बीएड में जितना भी जो भी क्वेश्चन होता है ना वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है और सब रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब कि सारा क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहता है। तो अगर आप एक दो क्वेश्चन अच्छे समझ रहे हो तो उस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन से हेल्प मिल जाते हैं। इसलिए आप जो भी टॉपिक करो उसको इतने अच्छे से करो ना कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना उसको इजीली आप अपने वर्ड्स में भी आप ये कर सकते हो। तो दर्शन शास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है तथा दर्शन का जो संबंध है मानव जीवन की अनुभूतियों से है। दर्शन व शिक्षा का घनिष्ठ संबंध भी है। देश और काल के परिवर्तन के फलस्वरूप अभी तक जिन विभिन्न विचारधाराओं का अभ्युदय हुआ है उनमें प्रमुख विचारधाराएं हैं। और ये दर्शनवादी वाला ये वाला क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो दार्शनिक आधार वो
इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से करके जाना। अब इसमें से जो दार्शनिक आधार है उसमें हम लोग को देखना है कि आदर्शवाद, कि आदर्शवाद क्या है। इसके अनुसार हमें बच्चे को मौका देना चाहिए उन्हें उनके बातों को रखने का, अपनी सोच को, हाँ मतलब आदर्शवाद में हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को स्कूल्स में क्या करना चाहिए, बच्चों को मौका देना चाहिए कि आप भी ऐसा नहीं है कि पहले का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन था उसमें क्या होता था कि नहीं सिर्फ टीचर का बात चलेगा, वन वे कम्युनिकेशन होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी टू वे कम्युनिकेशन कंपलसरी है कि बच्चा क्या सोचता है, बच्चे के दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या विचार है, तो ये भी जानना क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृतिवाद। रूसो के अनुसार बच्चे को प्रकृति में छोड़ देना चाहिए, वो जितना प्रकृति से सीखेगा उतना उनका जन कल्याण होगा और मजबूत भी होंगे। आप देखे होंगे कि ये अक्सर बोला जाता है, आप सुने भी होंगे कि बच्चों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा मतलब होता है ना, ज़्यादा बंद बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए, बच्चों को आप एक्सप्लोर करने दो, बच्चे को सीखने दो, तभी तो नए नए आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिव माइंड होगा, इनोवेटिव कुछ होगा। क्योंकि बच्चा जब तक किसी भी चीज़ से मिलेगा नहीं, किसी भी चीज़ से टकराएगा नहीं, तो नया क्रिएशन हो ही नहीं सकता है। इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए प्रकृति में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोजनवाद। बच्चे भगवान को नहीं जानते, ना शक्ति या भक्ति को जानते। बच्चे जितना एक्टिव होंगे उतना ही विकास होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो ना किसी समाज के लोगों को जानता है, ना अच्छे चीज़ों को जानता है, ना गलत चीज़ों को जानता है, ना भगवान को जानता है, ना झूठ जानता, ना ही सच जानता है। लेकिन अगर बच्चा जितना एक्टिव होगा उतना ही उसका क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यथार्थवाद, रियलिज्म। ठीक है, बच्चों को रियल जीवन से रूबरू करवाना, उनको बताना कि आज जैसा करेंगे फ्यूचर वही होगा। ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को रियल लाइफ से, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाना, आज की टेक्नोलॉजी से उन्हें अवगत कराना, प्रैक्टिकल चीज़ों को बताना, क्योंकि व्यवहारिक जीवन के बाद यह प्रैक्टिकल जीवन आता है। तो साइंस मैथ्स का भी अच्छी नॉलेज देना, मतलब कि सिंपल सा इस चीज़ को समझो कि साइंस मैथ्स हो गई, ये सब जो सब्जेक्ट है, ये सब चीज़ का, क्योंकि ये सब चीज़ रियल लाइफ से भी कनेक्टेड है, तो ये सब चीज़ का बच्चे को ज्ञान देना, उनका विकास करवाना क्या है, बहुत कंपलसरी है। अभी हम लोग दार्शनिक आधार पढ़े, अब नेक्स्ट हमारा है मनोवैज्ञानिक आधार, कि मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और मनोविज्ञान बहुत कंपलसरी हो गए, क्योंकि दूसरे को मन को आप जब तक समझेंगे नहीं, तब अगर आप सपोज आप टीचर हैं, ठीक है, अभी आप लोग बीएड कर रहे हो, तो बीएड के भी ट्रेनिंग जो आप लोग, तो ये आपको अपने अंदर बिल्डअप करना पड़ेगा कि किसी भी बच्चे को देख के आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, बच्चा क्या सोच रहा है। ठीक है, ये बहुत कंपलसरी है। अगर आप नहीं ये समझोगे तो आप बच्चे को आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाओगे। ठीक है, प्रत्येक बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती है, जैसे बाल्य अवस्था, ये सब आपको जानना होगा। ठीक है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन्हीं अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बालकों को शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब आप बताइए, जब आप बाल्य अवस्था में है कोई बच्चा, उसको आप प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था वाला आप उसको कंटेंट दोगे, उसको आप उस लेवल का ट्रीट करोगे, क्या बच्चा ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, कंपलसरी है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक आधार। शिक्षा एवं इतिहास का निकट संबंध है, जो शिक्षा है और इतिहास का निकट संबंध है। शिक्षा छात्र समाज की आवश्यकता अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने का कार्य करता है, साथ ही वह समाज की शिक्षा संबंधी समस्या का निवारण भी करता है, परंतु यह कार्य अकेले संपन्न नहीं कर सकता। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपाय व साधन ढूंढने में इतिहास काफ़ी मदद करता है। ठीक है, अगर इतिहास पढ़ते तो पता चलता है कि पहले शिक्षा क्या थी, पाठ्यक्रम क्या था और अब कैसा है। तो ये हमारा क्या था, ऐतिहासिक आधार था। नेक्स्ट है सामाजिक आधार। हम मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी जानते हैं कि मानव क्या एक सामाजिक प्राणी है। उनका जन्म तथा विकास समाज में होता है। मानव का जन्म और विकास कहाँ होता है, समाज में ही तो होता है ना। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है, और ये हम लोग इस चीज़ को पहले भी क्लियर कर चुके हैं। जो शिक्षा ही है जो व्यक्ति को क्या करती है, सामाजिक प्राणी बनाती है, और समाज शिक्षा के लिए आधार प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा और समाज में गहरा संबंध है, और इस चीज़ को हम लोग पेपर 2 में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि शिक्षा और समाज का कितना गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के बिना
अधूरा है। इसलिए बालक को किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान देना भी जरूरी है, जैसे समाज में कैसे रहना है, लोगों की मदद करना है, आसपास वातावरण साफ रखना इत्यादि। तो इन सब चीज़ों का बच्चे को क्या करना चाहिए, नॉलेज देना चाहिए और बच्चे को बताते रहना चाहिए। नेक्स्ट है वैज्ञानिक आधार। नेक्स्ट क्या है, वैज्ञानिक आधार। हाँ, तो नेक्स्ट है वर्तमान में विज्ञान की महत्व सर्वोपरि। जो वर्तमान में है विज्ञान का जो महत्व क्या है, सर्वोपरि है। विज्ञान और सभ्यता एवं संस्कृति का पर्याय बन चुका है। जो विज्ञान है और जो सभ्यता एवं संस्कृति का क्या कर चुका है, पर्याय बन चुका है। मतलब इसका सिनोनिम, मतलब एक आप विज्ञान बोलो या सभ्यता संस्कृति। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का बढ़ता प्रभाव एवं महत्व सरलता से देखा जा सकता है। अधिकांश विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम में विज्ञान एवं तकनीकी विषयों में समावेश पर बल दिया ताकि बालक समाज और पूरे देश का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बना सके। पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों पर बल दिया जाए, जैसे आपका भौतिक विज्ञान हो गया, रासायनिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया। देखिए सिंपल सा एक बात समझिए, अभी जो जनरेशन चल रहा है इस जनरेशन में विज्ञान ना सर्वोपरि है। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि विदाउट विज्ञान, विदाउट मैथमेटिक्स, विदाउट बोथ सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ्स, आपको कोई भी चीज़ आप नहीं कर पाइए। आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में ही चले जाओ। अगर आप आईटी ही कर रहे हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा रहे हो, तो आपके पास मैथ्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जाके आगे जाके कोडिंग कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो ये एक क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। जिस तरीके से हर चीज़ डेवलप हो रहा है उस तरीके से साइंस और मैथमेटिक्स का जो रोल है और भी ज़्यादा क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। तो ये क्या करना चाहिए, बच्चे को ये सब चीज़ प्रोवाइड करवाना चाहिए और बच्चे को इस चीज़ में विकास बच्चे का करवाना चाहिए। तो ये था हमारा पाठ्यक्रम का आधार। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पाठ्यक्रम का प्रकार, क्योंकि इस टॉपिक में अगर यहीं पे करना शुरू कर दे तो ये बहुत लॉन्ग वीडियो जाए, क्योंकि 11 मिनट का ऑलरेडी 11-12 मिनट का बन चुका है, ये वीडियो हो चुका है इसका लेंथ। अगर हम लोग पाठ्यक्रम का प्रकार अगर इसी में देखेंगे तो और भी लॉन्ग हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक यू।